और अरविंद केजरीवाल का आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र। अरविंद केजरीवाल ने मोहन भागवत को पत्र लिखकर कई सवाल पूछे हैं। अरविंद केजरीवाल ने जो पत्र लिखा है उसमें उन्होंने पूछा कि बीजेपी नेता सरेआम पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस समर्थन करता है। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को चिट्ठी लिखकर ये सवाल पूछे हैं। बीजेपी ने जो भी गलत किया, क्या आरएसएस समर्थन करता है। बड़े स्तर पर दलित पूर्वांचली वोट काटे जा रहे हैं, क्या आरएसएस को नहीं लगता बीजेपी जनतंत्र को कमजोर कर रही है। ये सवाल अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर कई बड़े सवाल यहां पर पूछे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा है और सवाल पूछा है कि क्या बीजेपी जो गलत कर रही है आरएसएस उसका समर्थन करता है। बीजेपी नेता सरेआम पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस समर्थन करता है। यह आरोप लगाते हुए अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पत्र लिखकर सवाल पूछा है। तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नए साल के पहले दिन मोहन भागवत को चिट्ठी लिखी है। हमारे संवाददाता बलराम पांडे इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बलराम, अरविंद केजरीवाल ने जो चिट्ठी लिखी है यहां पर मोहन भागवत को, इसके पीछे क्या उनकी रणनीति हो सकती है मोहन भागवत को चिट्ठी लिखना। बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज मोहन भागवत को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से जो कार्यशैली दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है उसको लेकर के सवाल भी खड़े किए। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से पूछा कि जिस तरीके से बीजेपी के नेता दिल्ली के अंदर पैसे बांट रहे हैं, पैसे के जरिए वोट खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आरएसएस वोट खरीदने का समर्थन करती है। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से दलितों का, पूर्वांचलों का वोट काटा जा रहा है उसको लेकर के भी उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से सवाल किया कि क्या वोट काट कर बीजेपी लोकतंत्र को कमजोर नहीं कर रही है और क्या इस तरीके की हरकत का आरएसएस समर्थन करती है। और साथ ही उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि जिस तरीके से बीजेपी दिल्ली के अंदर काम कर रही है उससे जनतंत्र और लोकतंत्र कमजोर नहीं हो रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको पत्र में अरविंद केजरीवाल ने उठा करके आरएसएस प्रमुख लेकिन बलराम, अरविंद केजरीवाल को अगर वोटर लिस्ट से कोई शिकायत है तो उन्हें चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए, हालांकि वो पहले गए भी थे। लेकिन मोहन भागवत को चिट्ठी लिखकर क्या सिर्फ सियासत कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, इसलिए वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को चिट्ठी लिख रहे हैं। असल मुद्दा अगर उन्हें ये उठाना है तो वो चुनाव आयोग के सामने उठा सकते हैं या प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत कर सकते हैं जो संबंधित जिलों के निर्वाचन अधिकारी हों। लेकिन क्या ये अरविंद केजरीवाल की सियासत का हिस्सा है। देखिए विशाल, इससे पहले अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के पास गए थे और उन्होंने करीब 100 से ज़्यादा पन्नों की जो शिकायत है वो दी थी और जिन मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम कटे थे उनके नाम भी दिए थे। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और जिस तरीके से वोटर लिस्ट से नाम कटने के आवेदन लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं उसको लेकर के उन्होंने चिंता भी जताई। और ये जगजाहिर है कि आरएसएस एक विंग के तौर पर बीजेपी के लिए काम करती है और कहीं भी अगर चुनाव होता है तो बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार भी आरएसएस के कार्यकर्ता करते हैं। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने पत्र के माध्यम से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से ये जानने की कोशिश की कि जिस तरीके से बलराम, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी का भी अरविंद केजरीवाल को पत्र। वीरेंद्र सचदेवा ने 5 संकल्प लेने का आग्रह किया। विश्वास है आप कभी बच्चों की झूठी कसम नहीं खाएंगे। वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को ये 5 संकल्प याद दिलाए हैं कि जनता से झूठे वादों का खिलवाड़ बंद करेंगे, शराब को प्रोत्साहन देने के लिए माफी मांगेंगे, यमुना की सफाई पर झूठे आश्वासन के लिए माफी मांगेंगे, राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से नहीं मिलेंगे। तो देखिए, वीरेंद्र सचदेवा ने अपने अंदाज में अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया है। तो बलराम, वीरेंद्र सचदेवा ने यहां पर उन मुद्दों को उठाकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है जिन पर कहीं ना कहीं काम अधूरे रह गए। अरविंद केजरीवाल हर बार
बड़े वादे कर देते हैं लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाते। और हमने देखा हाल ही में जब उनके एक कैबिनेट मंत्री ने इस्तीफा दिया तो यमुना सफाई का मुद्दा उन्होंने उसमें लिखा था कि अधूरा रह गया जो वादे हमने किए थे। तो अब वीरेंद्र सचदेवा उन संकल्पों को दोहरा रहे हैं अरविंद केजरीवाल के सामने। बिल्कुल, देखिए विशाल, जिस तरीके से बीजेपी ने एक आरोप पत्र जारी किया था जिसमें जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे उन वादों को उठाया था, और साथ ही चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे लैंडफिल साइट हो, चाहे फिर कूड़े के पहाड़ हो, या फिर बलराम आपको मैं कुछ देर के लिए रोकना चाहूंगा। वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनाते हैं। सफाई के नाम पर किए गए भ्रष्टाचार के अक्षम्य अपराध के लिए आप सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश विरोधी ताकतों से मिलना और चंदा ना लेने का संकल्प लेंगे। आशा करता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप मेरे इन सुझावों को अपनाकर झूठ एवं छल कपट से दूरी बनाकर स्वयं के जीवन में सार्थक सुधार लाएंगे। ईश्वर आपको सुमार्ग पर चलने की शक्ति दे। सर, सवाल इस बात का है कि बीजेपी तमाम सुझाव देती रहती है लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रही। हम अपना काम करें जी ईमानदारी से। अब ये उनको सोच रहे हैं कि उनको क्या करना है, लेकिन दिल्ली वालों को जिस तरह से पिछले 10-12 वर्षों में लूटा और झूठ बोला गया है, तो आज नववर्ष तो देखिए वीरेंद्र सचदेवा सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता बलराम पांडे बने हुए हैं। बलराम, वीरेंद्र सचदेवा के इन आरोपों पर और इस तरह के जो संकल्प याद दिला रहे अरविंद केजरीवाल पर कैसे देखते हैं, कितना असर पड़ेगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रही है इस चुनाव में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को घेरने में। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले एक आरोप पत्र जारी किया था अनुराग ठाकुर ने और कहा था कि जिस तरीके से दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे उन वादों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, और एक के बाद एक उन्होंने वादों को भी गिनाया था। और आज जिस तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर एक बार फिर से उन वादों को याद दिलाया और कहा कि चाहे वो यमुना की सफाई हो, चाहे गंदगी का मामला हो, चाहे दिल्ली में सड़कों का मामला हो, चाहे कूड़े के पहाड़ का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने तारीख भी दी और डेडलाइन भी दी कि कूड़े के पहाड़ कब तक खत्म हो जाएंगे, कब तक यमुना की सफाई हो जाएगी। जी बलराम, तो उन वादों को एक तरीके से वीरेंद्र सचदेवा ने इस पत्र के माध्यम से याद दिलाने की कोशिश की है, और ये मुद्दे दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी पुरजोर तरीके से उठाएगी, और ये मुद्दे इस बार के चुनावी मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बलराम, ये बड़े मुद्दे बनते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल बलराम हमारे साथ जुड़ने के लिए। चिट्ठियों का सिलसिला दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच जारी है। दोनों के बीच जंग का एक नया चैप्टर खुल गया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल बीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी जिसमें आरोप लगाया गया है कि एलजी ने दिल्ली में मंदिर और बौद्ध धार्मिक स्थलों को तोड़ने के निर्देश दिए हैं। आतिशी का दावा है कि धार्मिक कमेटी ने बिना मुख्यमंत्री को दिखाए मंदिर तोड़ने की फाइल एलजी को भेजी है। हालांकि एलजी की ओर से साफ किया गया है कि ना ही कोई धार्मिक स्थल तोड़ा गया है और ना ही इस सिलसिले में कोई ही फाइल आई है। तो देखिए यहां पर वार पलटवार चल रहा है। मुख्यमंत्री आतिशी एलजी पर आरोप लगा रही हैं और एलजी की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ना तो कोई मंदिर तोड़ा गया है और ना ही इससे संबंधित कोई फाइल उनके दफ्तर में आई है। तो अब आप देख सकते हैं कि कैसे जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी एलजी के दफ्तर को भी नहीं छोड़ रही है। एलजी के दफ्तर को भी निशाना बनाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही आम आदमी पार्टी, और यही वजह कि आतिशी यहां पर चिट्ठी लिखकर निशाना साध रहे हैं। हालांकि एलजी के दफ्तर ने यह साफ कर दिया है कि किसी प्रकार का धार्मिक स्थल नहीं तोड़ा गया है। मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच ये नया घमासान कैसे शुरू हुआ, इसे दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप से समझते हैं। सीएम आतिशी ने एलजी को लिखी चिट्ठी में आरोप लगाया कि एलजी ने दिल्ली में कुछ मंदिरों और बौद्ध धर्मस्थलों को तोड़ने को कहा है। एलजी की तरफ से सफाई आई है कि कोई धर्मस्थल नहीं तोड़ा गया। सीएम आतिशी कह रही हैं कि उपराज्यपाल ने निर्देश दिए हैं, जबकि एलजी कह रहे हैं कि ऐसा कोई आदेश नहीं है। तीसरा, आतिशी ने कहा कि सीएम को दिखाए बगैर धार्मिक कमेटी ने एलजी को फाइल भेज दी, जबकि एलजी कह रहे हैं कि मेरे पास कोई फाइल नहीं आई। चौथा, आतिशी ने लिखा कि इससे आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचेगा। एलजी ने कहा कि इसे ध्यान भटकाने की कोशिश है।
आतिशी ने फिर कहा कि दिल्ली में धर्मस्थलों को न तोड़ा जाए। इस पर उपराज्यपाल ने कहा कि घटिया राजनीति की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान योजना की शुरुआत क्या की कि उस पर सियासी बवाल थमता नहीं दिख रहा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने सवाल पूछा है कि पुजारी और ग्रंथी को सैलरी मिल सकती है तो फिर मौलवी और पादरी को क्यों नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक तरह से सवाल उठा दिया है अरविंद केजरीवाल की इस घोषणा पर, और AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सोएम जामेई ने ट्वीट करके पूछा कि क्या केजरीवाल दिल्ली में सिखों के खिलाफ हुए दंगे पर SIT की जांच करवाएंगे? क्या केजरीवाल दिल्ली दंगों में मारे गए 36 मुसलमान के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देंगे? तो आप देखिए, लगातार अब दिल्ली की सियासत बड़ी दिलचस्प होती जा रही है। यहां पर अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो घोषणा की गई उस पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि क्या मौलवी और पादरियों को भी सैलरी दी जाएगी, जिस तरह से पुजारियों और ग्रंथियों के लिए ऐलान किया था अरविंद केजरीवाल ने। यानी AIMIM यहां पर अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना को राजनीतिक छल और प्रपंच बताया। BHP के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि इमामों को वेतन देने का दावा कारगर नहीं हुआ तो अब पंडितों और ग्रंथियों को फांसने के लिए जाल बिछा दिया। VHP ने कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए। आपको सुनाते हैं कि आखिरकार विनोद बंसल ने क्या कुछ कहा है। देश के कुछ राजनीतिक दल फ्रीबी के चंगुल में इस तरह से फंस चुके हैं कि एक के बाद एक नई नई घोषणाएं करते हैं, पुरानी घोषणा पूरी नहीं होती तब तक दूसरी एक चालू कर देते हैं। ये जो मानसिकता है, क्योंकि उनका जादू वहां मुसलमानों के बीच में चला नहीं, अब हिंदुओं को फंसाने के लिए कोशिश करो। देना लेना कुछ नहीं उन्होंने, लेकिन भ्रम, छल, कपट और लालच दे करके ये जो वोट खरीदने की जो परिपाटी चालू हुई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री OP राजभर ने भी केजरीवाल की योजना पर सवाल उठाए। राजभर ने कहा कि वे फॉर्म भरवा रहे हैं मगर पता नहीं उनकी सरकार बनेगी या नहीं बनेगी। सुन लेते हैं क्या कुछ कहा है ओम प्रकाश राजभर ने। उनकी सरकार है तो वो घोषणा क्या कर रहे हैं, उनको दे देना चाहिए, उनके खाते में भेजवा देना चाहिए। अब वो फार्म भरवा रहे हैं, अब पता नहीं अब सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी घोषणा करके कुछ दे देते तो ठीक था, घोषणा से नहीं तो सरकार उनको कर देना चाहिए। हालांकि CM आतिशी ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा कि रजिस्ट्रेशन के दौरान ग्रंथियों ने बताया कि महाराजा रणजीत सिंह जी के बाद आपके रूप में पहली बार कोई सरकार आई है जिसने उनके बारे में सोचा है। तो देखिए, ये आतिशी दिल्ली के मुख्यमंत्री का ट्वीट है और जिस योजना का ऐलान अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया था उस पर वो खुद अपनी तारीफ करते हुए नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुजारी ग्रंथी सम्मान को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी पलटवार कर रही है। प्रियंका कक्कड़ ने क्या कुछ कहा है आपको सुना देते हैं। प्रियंका जी, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पोस्टर वार जारी है और खास तौर से बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें केजरीवाल को चुनावी हिंदू घोषित किया है और बताया है। देखिए, भाजपा को दिक्कत क्या है, अगर हमने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक ऑनरेरियम डिक्लेयर कर दिया, भाजपा के पास 20 राज्य हैं, उनको सब में कर देना चाहिए। हरियाणा में तो उन्होंने तुरंत कर दिया इमामों के लिए, मध्य प्रदेश में भी कर दिया, कर्नाटका में भी जैसे ही 2014 में जीते वो उन्होंने इमामों के लिए सैलरी डिक्लेयर कर दी, तो ग्रंथियों और पुजारियों के लिए भी कर देना, दिक्कत क्या है। लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि चुनावी हिंदू हैं अरविंद केजरीवाल। भाजपा क्या कहती है, उनके पास सिर्फ अरविंद केजरीवाल को गालियां निकालने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। उनके पास ना CM चेहरा है, ना दिल्ली के लिए कोई विजन है, ना दिल्ली के लिए कोई प्लान है। वो प्रूव कर देना कि वो हित में है हिंदुओं के।
इस वक्त एक बड़ी और हम सबको चिंता में डालने वाली खबर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है, जहां 24 साल के एक आरोपी ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। नए साल पर यह बहुत ही चिंताजनक खबर है। लखनऊ में एक ही परिवार की 5 महिलाओं की हत्या। लखनऊ के एक होटल में हुई है 5 महिलाओं की हत्या। आरोपी ने अपने परिवार की 5 महिलाओं को मारा। आरोपी ने अपनी मां और 4 बहनों की हत्या की। हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पारिवारिक कलह के चलते आरोपी ने पूरे परिवार को मार डाला। तो देखिए, बहुत ही ये चिंताजनक खबर है और एक तरह से देखा जाए तो एक इसमें जो समाज में आप कह सकते हैं कि इस खबर को देखने के बाद एक ये सवाल जरूर उठेगा कि आखिरकार कोई ऐसे अपने परिवार के साथ कैसे कर सकता है। अपनी मां और 4 बहनों को एक बेटे ने मार डाला। आरोपी का नाम अरशद है। उसने अपनी बहन आलिया और इसके साथ ही जो उनके परिवार के तमाम लोग हैं उनको मार डाला। उनकी मां, अपनी मां को मार डाला। और आप देखिए, नए साल पर 5 लोगों का मर्डर। आरोपी ने अपनी मां बहन को मार डाला है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। होटल शरणजीत के कमरे में 5 लोगों की डेड बॉडी पाई गई है। एक व्यक्ति जिसका नाम अरशद है, लगभग 24 वर्षीय, आगरा का रहने वाला, इसको हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया है कि पारिवारिक कलह के चलते उनके द्वारा अपनी 4 बहनों और माता की हत्या कर दी गई है। अग्रिम पूछताछ इनसे की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंच गई है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर तमाम जो शव हैं उनको पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। तो नए साल की शुरुआत पर लखनऊ से बेहद चिंताजनक खबर आई है। एक शख्स ने अपने ही परिवार की 5 महिलाओं को मार डाला। हमारे साथ वीरेश पांडे, हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। वीरेश, ये बहुत ही चिंताजनक खबर है। क्या वजह सामने आई? पुलिस ने कोई जानकारी दी कि आखिरकार इस शख्स ने अपने ही मां और अपनी बहनों को क्यों मार डाला? देखिए, जो पुलिस बता रही है वो पारिवारिक वजह बता रही है। और ये चारबाग रेलवे स्टेशन के सामने नाका इलाके का ये छोटा सा होटल है और 30 तारीख को यहाँ पर आरोपी अपने पूरे परिवार के साथ, अपने पिता के साथ आकर रुका हुआ था, ठहरा हुआ था। पुलिस सोर्सेज से मेरे पास जो खबर आ रही है छनकर, उसमें पुलिस इस तरफ भी आगे बढ़ रही है कि कल रात में पार्टी मनाने के लिए खाने पीने के सामान भी आए थे। मादक पदार्थ भी हो सकते हैं, शराब का सेवन भी हो सकता है। ऐसे में जो कमरे के बाहर और अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं, उनका ये कहना है कि जरा सा भी कोई आवाज नहीं आई, यानी कोई गोली चलने की आवाज नहीं आई। पुलिस जांच कर रही है कि क्या गला दबाकर किया गया था, क्योंकि 5 लोगों की जो हत्या हुई है उसमें माँ भी है, बहनें भी हैं और 18 साल 19 साल की बहनें हैं। तो अचानक कमरे में गोली चली नहीं और हत्या हो जाती है, तो क्या नशीला पदार्थ खिलाकर उन्हें पहले सुलाया गया, उसके बाद से क्या उनकी हत्या की गई? तमाम तरह के एंगल हैं जिस थ्योरी पर काम पुलिस कर रही है। सोर्सेज से ये खबर मेरे पास आ रही है कि पुलिस इस पूरे मामले की गहन तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पिता बदर को भी इस मामले में संदिग्ध माना जा रहा है, क्योंकि पिता और बेटा, और पिता जो बदर है वो अभी फरार चल रहा है। उसे गिरफ्तार, उसे हिरासत में अभी नहीं लिया गया है। लेकिन ये मामला काफी चौंकाने वाला और सबसे महत्वपूर्ण मामला है कि इस पूरे मामले का संज्ञान डीजीपी ने लिया। सबसे पहले मीडिया को सूचना डीजीपी प्रशांत कुमार ने दी। और बहुत शुक्रिया वीरेश पूरी जानकारी देने के लिए। उत्तर प्रदेश का संभल साल 2024 में सबसे ज्यादा खबरों में रहा और नए साल की शुरुआत भी संभल में फिर से एक विवाद से हो रही है। संभल में जामा मस्जिद के सामने जो पुलिस चौकी बन रही है उसको लेकर विवाद की शुरुआत हो चुकी है। ओवैसी ने दावा कर दिया है कि चौकी जिस जमीन पर बन रही है वो जमीन वक्फ की है। प्रशासन ओवैसी के दावे को खारिज कर रहा है। संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का निर्माण तेजी से चल रहा है। दर्जनों मजदूर काम में लगे हुए हैं। 28 तारीख को यहां चौकी का निर्माण शुरू हुआ। जब नींव रखी गई तो महिलाओं ने पूजा पाठ किया, इस उम्मीद के साथ कि निर्माण में कोई खलल ना आए।
लेकिन अब इस काम में अड़ंगा डालने का काम शुरू हो चुका है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। दावा किया है कि संभल की जामा मस्जिद के पास जो पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो वक्फ की जमीन पर है, जैसा कि रिकॉर्ड में दर्ज है। इसके अलावा प्राचीन स्मारक अधिनियम के तहत संरक्षित स्मारकों के पास निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ संभल में खतरनाक माहौल बनाने के जिम्मेदार हैं। सोशल मीडिया पर बाकायदा एक दस्तावेज का पन्ना डालकर ओवैसी ने वक्फनामा भी पेश करने का दावा किया है। जिन लोगों ने हमारे साथ पैरवी की है वो कोई प्रभावी पक्षकार और विधिक पक्षकार नहीं है। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो कहीं से भी रजिस्टर्ड भी नहीं है और सत्यापित भी नहीं है। शेष इसकी जांच की जा रही है और जो भी जांच में आएगा वो फिर हम क्लियर कर देंगे। पुलिस चौकी विवाद में कश्यप समाज की एंट्री हुई है, जिसका दावा है कि चौकी के पीछे की जमीन पर मंदिर हुआ करता था, जिस पर कब्जा कर लिया गया है। पुलिस ने इसकी जांच के आदेश दिए हैं। पूजा उनके द्वारा किया जा रहा था पहले से, और कुछ लोगों द्वारा फर्जी बैनाम किया गया है, फर्जी तरीके से कागज तैयार करके। इस संदर्भ में प्रकरण को जांच के लिए दिया गया है और शीघ्र ही जांच करके कार्रवाई की जाएगी। दर्शकों को बता दें कि जिस जगह पुलिस की चौकी बन रही है उसके सामने संभल की जामा मस्जिद है, जिसे हिंदू समुदाय हरिहर मंदिर होने का दावा करता है। इसी दावे की पुष्टि के लिए पिछले महीने मस्जिद में सर्वे का काम शुरू हुआ तो हिंसा हुई थी। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। इस पर ओवैसी ने राजनीति शुरू कर दी है। सामने यहाँ पर आपको जामा मस्जिद दिखाई देगी, तो जामा मस्जिद के ठीक सामने ये पूरी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि चूंकि एसआई की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है एस्मेर एक्ट के थ्रू, तो इसी वजह से इस पुलिस चौकी के निर्माण में भी जो नियमों का पालन नहीं किया गया, ये पूरा दावा लगातार किया जा रहा है। संभल में पुलिस चौकी का काम जारी है। संभल से हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा की आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। संभल में सतव्रत पुलिस चौकी का निर्माण लगातार चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पूरा निर्माण है वो पूरा निर्माण जारी है। हालांकि इस पूरे निर्माण के बीच में, इस पूरे निर्माण में राजनीतिक विवाद भी सामने आया है, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि ये जो पूरी पुलिस चौकी बन रही है ये पुलिस चौकी वक्फ की ज़मीन पर बन रही है। और चूंकि सामने यहाँ पर आपको जामा मस्जिद दिखाई देगी, तो जामा मस्जिद के ठीक सामने ये पूरी पुलिस चौकी बनाई जा रही है। तो ऐसे में ये भी दावा किया जा रहा है कि चूंकि एसआई की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके 100 मीटर के दायरे में कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है एस्मेर एक्ट के थ्रू, तो इसी वजह से इस पुलिस चौकी के निर्माण में भी जो नियमों का पालन नहीं किया गया, ये पूरा दावा लगातार किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब बिहार में बीजेपी के एक विधायक का विवादित बयान सामने आया है। इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा, मुझे मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। इंजीनियर शैलेंद्र ने यह भी कहा कि मुसलमान हमारे देश के लिए घातक है। इंजीनियर शैलेंद्र बिहार के बिहपुर से बीजेपी के विधायक हैं। आगे वो बोलते हैं कि मुस्लिम लोग देश विरोधी काम करते हैं। इंजीनियर शैलेंद्र के बयान से अब सियासी हंगामा मच चुका है और इस विवादित बयान को इंजीनियर शैलेंद्र ने दिया है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इंजीनियर शैलेंद्र का। मुसलमान जो है वोट देता ही नहीं है। मुसलमान का वोट क्यों चाहिए? मुसलमान हमारे देश के लिए घातक है। वैसे लोगों का हम क्यों वोट लें? वो जो है हमारे राष्ट्र में राष्ट्र विरोधी काम करता है। आतंकवादी कौन आज जितने भी जम्मू कश्मीर या सीमा पर हमारे सैनिक को मार रहा है, कौन मार रहा है? हिंदू मार रहा है कि मुसलमान मार रहा है? इसलिए हमको वोट नहीं चाहिए। हम हारना पसंद करेंगे लेकिन हमको मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। अगली बड़ी खबर है महाराष्ट्र के जलगांव से, जहां पर 2 गुटों में पथराव हुआ है। 2 गुटों में पथराव के बाद आगजनी हुई है। मंत्री गुलाबराव पाटिल की गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर यह विवाद हुआ था। ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं में कहा-सुनी हुई। गुस्साई भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी। विवाद के बाद जलगांव में भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। तो देखिए, महाराष्ट्र के जलगांव में विवाद हुआ है। यहां पर मंत्री गुलाबराव पाटिल की गाड़ी का हॉर्न बजाने को लेकर विवाद हुआ। ग्रामीणों और पार्टी कार्यकर्ताओं में कहा-सुनी हुई और गुस्साई भीड़ ने दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी। नम्रता दुबे इस वक्त हमारे साथ, हमारी संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। नम्रता, कैसे हालात हैं अभी और कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई? देखिए विशाल, नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। उस दौरान गांव के चौराहे पर बहुत भीड़ थी। ऐसे में मंत्री की गाड़ी जब निकली तो ड्राइवर की तरफ से हॉर्न देने को लेकर
कुछ गुट वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से पहले झगड़ा किया गया, उसके बाद गाड़ी को क्षति पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसके चलते जो पीछे पार्टी के कार्यकर्ता थे परिवार की गाड़ी के पीछे, उन्होंने धक्का मुक्की की। उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो मारपीट में बदल गया। उसके बाद पथराव शुरू हो गया और ऐसे में ये विवाद इतना बढ़ गया कि शिवसेना वर्सेस शिवसेना का मामला सामने आया, यानी कि शिंदे सपोर्टर्स और उद्धव सपोर्टर्स जो हैं वो आपस में भिड़ने लगी, जिसके बाद ये पूरी आगजनी की घटना हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो बड़ी गाड़ियां वहां पर पार्क थी उन पर भी आग लगा दिया गया, जबरदस्त पथराव किया गया, लेकिन पुलिस बल जो है नए साल के मौके पर बंदोबस्त पर था, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए अब तक 25 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और लगातार पुलिस की कार्रवाई जारी है। तो ऐसे में हर तरफ पुलिस बल को फिलहाल तैनात कर दिया गया है और तमाम एंगल की जांच पुलिस करेगी कि क्या ये जानबूझकर किया गया है या मामूली विवाद ही था। और इसके साथ साथ आगे जब कार्रवाई होगी तो मंत्री के परिवार का भी बयान दर्ज किया जाएगा, लेकिन फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है और पुलिस पूरे गांव में। मंत्री गुलाब राव की कितनी गलती इसमें देखी जा रही है और क्या इसमें कोई घायल हुआ है या सभी लोग सुरक्षित है, किसी को चोटें तो नहीं पहुंची हैं? देखिए विशाल, मामूली चोट जो है 2 से 3 लोगों को लगी है, ये बात सामने आ रही है। आपने सवाल किया कि मंत्री की कितनी गलती, तो आपको बता दें कि ये पूरा जो विवाद है वो हॉर्न बजाने को लेकर शुरू हुआ, यानी कि जो बीच चौराहे से जब गाड़ी जा रही थी तो ड्राइवर लगातार हॉर्न दिए जा रहा था, जिसके चलते ग्रामीणों में गुस्सा बढ़ा और उन्होंने कहा कि मंत्री हैं तो आप जरूरी नहीं है कि लगातार हॉर्न बजाएंगे, आपकी गाड़ी को निकलना जरूरी है, थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो ये पूरा जो बहस है उसके शुरू होने के बाद मामला बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया और स्थिति इस तरह की बदली की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी की गई, आगजनी की गई और तनाव जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। जी विशाल, बहुत शुक्रिया नम्रता पूरी जानकारी देने के लिए। दिल्ली में नरेंद्र मोदी कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट की बैठक चल रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले यह कैबिनेट की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में मिल सकता है दिल्ली वालों को बड़ा तोहफा, ये जानकारी सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सरकार द्वारा लगातार की गई घोषणाओं की काट के लिए केंद्र सरकार की इस बैठक में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। हालांकि क्या एग्जैक्ट ऐलान होंगे ये कैबिनेट की बैठक के बाद पता चलेगा, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये जो कैबिनेट बैठक हो रही है कई मायनों में महत्वपूर्ण कही जा सकती है। नए साल के पहले दिन ही कैबिनेट बैठक हो रही है दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर मोदी कैबिनेट की बैठक जारी है। तो देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर यह कैबिनेट की बैठक हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली के लिए कुछ घोषणाओं का शायद यहां पर ऐलान संभव हो। नीरज पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नीरज पांडे, कितनी महत्वपूर्ण है ये कैबिनेट की बैठक और दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले ये बैठक हो रही है, तो कैसे देखा जाए, क्या कुछ नई योजनाओं की घोषणा यहां से हो सकती है? विशाल, देखिए, ये संभवतः दिल्ली चुनाव की जो घोषणा होगी उससे पहले की ये आखिरी बैठक है। तो मेरा मानना ये है कि हमारी जानकारी भी है कि शायद दिल्ली चुनाव को लेकर या दिल्ली को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार कुछ बड़े फैसले कर सकती है, कुछ बड़े तोहफे की घोषणा कर सकती है। और आज की जो कैबिनेट की बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल बैठक शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री आवास पर बैठक चल रही है जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और सभी जो सीनियर केंद्रीय मंत्री हैं वो सब इस बैठक में मौजूद हैं। और माना जा रहा है आज जब 3 बजे इसकी ब्रीफिंग होगी तो उस समय दिल्ली को ध्यान में रखते हुए और देश के अन्य हिस्सों को भी ध्यान में रखते कुछ बड़ी योजनाओं की या कुछ बड़े कार्यक्रम की घोषणा हो सकती है, क्योंकि आज साल का पहला दिन भी है और साल के पहले दिन में अक्सर देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ न कुछ तोहफा जरूर देते हैं। जी विशाल, बहुत शुक्रिया नीरज।